विद्यार्थियों, संस्कृत के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में नाटक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने गीति काव्य, गद्य काव्य और महाकाव्यों के बारे में अध्ययन किया था। नाटक का उद्गम। संस्कृत साहित्य, नाट्य साहित्य अत्यंत विकसित एवं प्रौढ़ है। इसकी अविच्छिन्न परंपरा भारत से लेकर आधुनिक युग तक चलती रही है। संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं की अपेक्षा नाटकों की लोकप्रियता अधिक रही है। इसे कवित्व की चरम सीमा मानकर आचार्यों ने इसकी महत्ता सिद्ध की है। नाटकांतम कवित्वम, क्योंकि नाटक रंगमंच पर अभिनीत होते थे, अतः इनकी उपयोगिता सार्वजनिक थी और ये सबके मनोरंजन के साधन बने हुए थे। आचार्य भरत ने तो नाटक को सार्ववर्णिक वेद कहकर इसकी सार्वजनोकारता का महत्व प्रदर्शित किया था। इसमें किसी एक विषय का वर्णन न होकर तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन किया जाता है। त्रैलोक्यस्य अस्य सर्वस्वं नाट्यं भावा अनुकीर्तनम। नाट्यशास्त्र 1.104। इसमें कवि लोकवृत्त का अनुकरण कर जीवन की ज्वलंत समस्याओं का स्पर्श करता है तथा उन सभी विषयों का वर्णन करता है जो जीवन को सुखी एवं दुखी बनाते हैं। भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में दिखाई न पड़े। न तत् ज्ञानम न तच् शिल्पम न सा विद्या न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन् दृश्यते। नाट्यशास्त्र से लिया गया है। संस्कृत साहित्य में नाटकों का लेखन बहुत प्राचीन काल से होता रहा है और इसके सूत्र वेदों से भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के अनेक संवाद सूक्तों में नाटक के तत्व मिलते हैं। पुरर्वा, उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, इंद्र इंद्राणी, शर्मा पाणी आदि संवादों में नाट्य कला का यथेष्ट रूप देखा जा सकता है। ऋग्वेद में नाटक से संबंध अन्य तत्वों का भी रूप दिखाई पड़ता है। उषा के वर्णन में नृत्य का उल्लेख है और उसे नर्तकी के रूप में वर्णित किया गया है। विद्वानों ने भारतीय नाट्य का बीज वेदकालीन नृत्य में ही माना है। नाटक के प्रमुख दो तत्वों संवाद एवं अभिनय की स्थिति पाश्चात्य विद्वानों ने भी वैदिक साहित्य में स्वीकार की है। वैदिक युग में संगीत का भी अतिशय विकास हो चुका था और सामवेद तो इसके लिए प्रसिद्ध ही था। ऋग्वेद में ऐसी नर्तकियों का उल्लेख प्राप्त होता है जो सुंदर वस्त्राभरण से सुसज्जित होकर नवयुवकों के चित्त को आकृष्ट करती है। अथर्ववेद में नाचने गाने के भी संकेत मिले हैं। इन विवरणों के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैदिक युग में नाट्यात्मक अभिनय का सम्यक प्रचार था। लेबी, मैक्समूलर, हर्शेल प्रभृति विद्वान भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। यजुर्वेद में अभिनय करने वाला, शैलूष जिसको बोलते हैं अभिनय करने वाला, का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में नाटक के प्रमुख उपकरणों नृत्य, अभिनय एवं संवाद का पूर्ण विकास हो चुका था। रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के कई उपकरणों का उल्लेख है। रामायण में अनेक प्रसंगों में शैलूष, नट एवं नर्तक का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि ने कहा कि जिस जनपद में राजा नहीं रहता वहाँ नट एवं नर्तकी सुखी नहीं रहते। नाराज के जनपदे प्रहष्ट नट नर्तक। महाभारत में ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं। महाभारत में ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं। अनर्ताश्च तथा सर्वे नर्तक गायिका, वन पर्व, हरिवंश पुराण में जो महाभारत का एक अंश है, रामायण की कथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित करने का वर्णन प्राप्त होता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिलाली एवं कृशाश्व द्वारा रचित नट सूत्रों का भी वर्णन है। इससे ज्ञात होता है कि पाणिनि के पूर्व
नाटकों का विकास इतना हो चुका था कि उनके नियमन के लिए नट सूत्रों का निर्माण की आवश्यकता हो गई थी। पतंजलि के महाभाष्य में कंसवध एवं बलिवध नामक 2 नाटकों का उल्लेख मिलता है तथा नाटक करने वाले नट शोभानिक और अथास्तेबिक शब्द से संबोधित किए गए हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी कुशीलवों का उल्लेख है जो नागरिकों के मनोरंजनार्थ अभिनय किया करते थे। पक्षस्य मासस्य व प्रघाते हनि सरस्वत्यां भवने नियुक्तानां नित्य समाजे कुशीलवाश्च गंतव्ये प्रेक्षकमेश दधु कामसूत्र। इस प्रकार वैदिक काल में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक नाटकों के प्रचलन एवं नटों की शिक्षा के लिए रचे गए ग्रंथों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिससे भारतीय नाट्य साहित्य की प्राचीनता का ज्ञान हमें होता है। नाटक की उत्पत्ति के विभिन्न मत। भारत में नाट्य कला की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अनेक मतवाद प्रचलित हैं। डॉक्टर रिजवे के भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का स्रोत वीर पूजा में माना है। इनके अनुसार नाटक प्रणयन की प्रवृत्ति तथा रुचि मरे हुए वीर पुरुषों के प्रति आदर दिखलाने की इच्छा से जागृत हुई। जिस प्रकार ग्रीक देश में नाटक ट्रेजेडी का जन्म मृत पुरुषों के प्रति किए गए सम्मान की प्रक्रिया से हुआ, उसी प्रकार भारतवर्ष में नाटक वीर पूजा से ही प्रारंभ हुए। रामलीला तथा कृष्ण लीला इस प्रवृत्ति तथा सिद्धांत को पुष्ट करने वाले आधुनिक उज्ज्वल दृष्टांत हैं, पर यह मत यूरोपीय विद्वानों को भी ग्राह्य नहीं है, क्योंकि आजकल के प्रचलित नाटकीय उत्सवों के आधार पर नाटक का मूल खोज निकालना साहस का काम है। डॉक्टर कीथ के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तनों को जनता के समक्ष मूर्त रूप में प्रदर्शित करने की अभिलाषा को ही नाटकों की उत्पत्ति का स्रोत विद्यमान है। महाभाष्य में निर्दिष्ट कंसवध नामक नाटक के अभिनय से इस मत को कुछ पुष्टि प्राप्त होती है। भाष्य में लिखा हुआ है कि कंस तथा उसके अनुयायी लोग काले मुख रखते थे तथा कृष्ण व उनके अनुयायी इस नाटक के अभिनय में रक्त मुख धारण करते थे। डॉक्टर कीथ का कहना है कि नाटक का वसंत ऋतु की हेमंत ऋतु पर विजय दिखलाना ही मुख्य उद्देश्य है। कृष्ण की विजय उद्भेज जगत और भीतर चेष्टा दिखलाने वाले जीवनी शक्ति का प्रतीक है, पर यह सिद्धांत इस आधार पर खंडित हो जाता है कि भारतीय ग्रंथों में इसके कई संकेत प्राप्त नहीं होते और स्वयं इस मत का उपधावक कीथ भी इसके प्रति अधिक आस्थावान नहीं दिखाई पड़ता। जर्मन विद्वान पिसेल ने नाटकों का उद्भव पुतलिका नृत्य से माना है। उनके अनुसार उसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई थी और यहीं से इसका अन्यत्र प्रचार हुआ। सूत्रधार तथा स्थापक आदि शब्दों का मूल अर्थ इस मत का पोषण करता है। इन दोनों शब्दों का क्रमशः अर्थ है डोरे को पकड़ने वाला और किसी वस्तु को लाकर रखने वाला, पर भारतीय नाटकों के रस सम्मिलित होने के कारण ये सिद्धांत आधारहीन सिद्ध हो जाता है। कुछ विद्वानों की सम्मति में नाटक की उत्पत्ति का छाया नाटक से हुई है। इस मत को पुष्ट करने के लिए छाया नाटक के प्राचीन उल्लेख खोज निकाले गए हैं। डॉक्टर पिसेल ही उनके उद्भव है तथा इस मत के समर्थकों में डॉक्टर लुडेस तथा डॉक्टर कोनो है। यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भारतवर्ष में छाया नाटक की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा सकती। दूतांगत नामक नाटक छाया नाटक संस्कृत में अवश्य प्रसिद्ध है, परंतु वह न तो इतना प्राचीन है और न ही महत्वपूर्ण। छाया नाटक जैसे सीधे साधे उपकरण से भारतीय नाट्य कला का उदय मानना भ्रामक ही है। कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति में पोल नृत्य से निश्चित की है। पश्चिमी देशों में मई का महीना बड़ा ही आनंद तथा उत्सव का होता है। उस महीने में एक स्थान पर एक लंबा बांस गाड़ दिया जाता है। इसके नीचे स्त्रियां तथा पुरुष साथ साथ नृत्य किया करते हैं और इस तरह से आनंदपूर्वक दिन बिताते हैं। ये लोकनाट्य का एक नमूना है। पाश्चात्य विद्वान नाटक की उत्पत्ति इसी पोल से मानते हैं। भारतवर्ष में होने वाला इंद्रध्वज उत्सव ठीक इसी प्रकार का समझा गया है। अन्य विद्वानों ने इस मत को ध्यान के योग्य ही नहीं समझा। इंद्रध्वज का उत्सव नेपाल आदि में अभी तक प्रचलित है।
इसका समय उसके अंतर्गत भाव तथा उसके प्रचलित रूढ़ि सब इस मत के विरुद्ध हैं। अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान नाटक की उत्पत्ति वेद मूलक मानते हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिसमें एक से अधिक वक्ता हैं। उन सूक्तों को संवाद सूक्त कहते हैं क्योंकि अनेक व्यक्तियों का इसमें परस्पर कथन उपकथन दृष्ट गोचर होता है। डॉक्टर जर्मन का मत है कि ये संवाद सूक्त गायन तथा नर्तक के साथ अभिनीत किए जाते थे। ये स्वयं धार्मिक नाटक हैं जिनका अभिनय यज्ञ के विशिष्ट अवसरों पर नृत्य गीत तथा वाद्य के उपकरणों के साथ यज्ञिकों द्वारा किया जाता था। आजकल बंगाल की धार्मिक यात्रा इन्हीं नाटकों का विकसित वर्तमान रूप है। डॉक्टर हटेल के अनुसार वस्तुतः गाए जाते थे और गाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति रखे जाते थे क्योंकि संवाद का प्रदर्शन एक व्यक्ति द्वारा खत्म अपनी नहीं हो सकता। डॉक्टर विंडस की सम्मति में ये संवाद सूक्त गद्य पद्यात्मक थे। पद्य भाग अधिक रोचक तथा मंजुल होने से अवशिष्ट रह गया और गद्य भाग केवल वर्णनात्मक होने से धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसे ये लोग आख्यान के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नाटक में जो गद्य और पद का सम्मिश्रण है वे पिसेल की राय में इन्हीं संवाद सूक्तों के अनुकरण पर हैं। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ऐतरेय ब्राह्मण के सुने से उपाख्यान तथा शतपथ ब्राह्मण में आए हुए पुरर्वा उर्वशी की कथा को इन्हीं आख्यानों का अवशिष्ट रूप मानते हैं।